हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग। तो एसएससी जीडी का और जैसा कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो उसी के आगे की सीरीज लेकर आ गए हैं। ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और सभी के लिए बेनिफिट देगी। जैसे कि वैकेंसियाँ आने वाली हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। सारी वैकेंसियाँ आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें कहा गया है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 की अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बताया गया है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, देखो देखो दिया गया है यहाँ पे, दौरान एक कार निर्माता कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस प्रतिशत लाभ, समझ गए। प्रॉफिट परसेंटेज से माइनस करेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो यहाँ दिया है। जो प्रॉफिट परसेंटेज कार द्वारा कमाया गया जो आपका ओवर द ईयर है वो इधर दिया गया है। तो उसने कहा प्रतिशत लाभ को घटाना है किससे, प्रॉफिट परसेंटेज से, है ना। तो भाई प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट जो होगा, देखो प्रतिशत लाभ कामा अर्जित प्रतिशत लाभ कामा जो है प्रॉफिट परसेंटेज माइनस प्रतिशत लाभ के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा, निम्नलिखित किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि सबका है कितना, ये जोड़ लो। तो 40 है ना, ये क्या है आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, इतना प्रॉफिट हुआ है। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसमें 40 रुपये का फ़ायदा है, इसका मतलब 140 है ना। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है उसी का 140 वगैरह जो करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज से हमको प्रतिशत लाभ घटाना है। प्रॉफिट परसेंटेज या प्रतिशत लाभ, है ना, जिसको कहेंगे माइनस प्रतिशत लाभ। तो प्रॉफिट परसेंटेज से माइनस प्रतिशत लाभ घटाना है। तो सबसे पहले हमको जोड़ना है 40, 55, 45, 65, 70 और 60, इनको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 5 15 की 5, 5 और 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 7 26, है ना, 19 7 26, 26 और 6 32 और एक 33, यहाँ पर हो गया। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने हैं, 3 3 6 से भाग करेंगे। तो 6 पंचे 30 और यहाँ पर कितना है, 3 और 6, 6 पंचे 30, फिर से दशमलव और यहाँ पर 5 जीरो बढ़ाया तो 6 6 8 48, बस इतना ही छोड़ दो। अब उसने कहा कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ का निकटतम था। तो बताओ ये किसके निकटतम है, 55.8। तो 55.8 जो है लगभग किसके निकटतम है, देखो ये तो सब अधिक हो गए, तो यहाँ पर केवल 55 ही इसके निकटतम है, यानी जो है सन 2008 का। तो इसका आंसर आएगा सन 2008, ठीक है, सन 2008 आंसर आएगा इस प्रश्न का, करेक्ट आंसर होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर लगा लेते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ये लो आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि, देखो दिखाई तो दे रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। ये लो अब दिखाई दे रहा होगा। एक गोली कोस की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोस की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। कोस के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। चलिए करते हैं। एक गोली कोस की बाह्य त्रिज्या, है ना, और कोस की मोटाई, मान लो गोली कोस की जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी है, मतलब कोई गोली कोस है उसकी बाह्य त्रिज्या इतनी है और कोस की मोटाई मान लो ये है, और इसकी जो बाह्य त्रिज्या है मान लिया जाए बाह्य त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या यानी ये वाली कितनी है, वो है आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने कहा इसकी जो मोटाई है ना ये वाली, तो मोटाई एक सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी वाली जो है वो 8 हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। तो कोस के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर में, तो इसको हम निकालते हैं।
तो आपको पता चल गया। तो इसकी बाहरी त्रिज्या R1 मान लो 9 सेंटीमीटर है और इसकी आंतरिक त्रिज्या R2 मान लो जो कि 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि मोटाई को इससे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या करना है, अरे यार गोला कहाँ से आ रहा है, रुकिएगा आप, ठीक है 1 मिनट। अब देखो इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है वो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान हम बाद में रख लेंगे। तो R1 क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, माइनस करेंगे 8 8 64, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो बेलन का लगा दिया हमने, गोली कोस तो ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अगर इससे करते हैं तो क्या इससे आने वाला है क्या, चेक करना तो पड़ेगा। 11 में से 4 गया तो 7, और इसके बाद यहाँ पर 7 में से 6 गया, 17 गुणे 22/7 करेंगे। तो 2 सत्ते 14 की 4, 2 एकम 2 1 3, यहाँ पर भी वही आएगा, जोड़ेंगे तो 4 4 3 7 और 3, 374/7 आएगा। 7 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक काम करते हैं ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे जो है हो सकता है डाउट आ जाए, है ना। हम गोली कोस वाला नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं इसमें कौन सा, गोले का त्रिज्या, है ना, गोले वाला लगाते हैं। गोले वाले में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। अब R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। प्रयुक्त धातु का आयतन, दोनों को प्लस कर दो, माइनस नहीं करना, तो क्योंकि प्रयुक्त धातु का आयतन पूछा है। तो 9 9 तो 9 का कितना होता है 729 होता है क्या, है ना, 729 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर अगर 8 वाला करते हैं ना तो कितना होता है 512, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 64 में गुणा कर दो 8 का, तो 8 चौक 32, 8 लाया 3, 8 छंग 48, 3 51। ठीक है, सही है, सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये त्रिज्या मैंने हटा दी यहाँ से, आपको त्रिज्या तो पता चली गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, त्रिज्या तो आपको पता चली गई होगी। चलो करते हैं फिर ट्राई। ये तो मिट नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई, चलो मिट गया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 9 2 11 की 1, और 2 1 3 1 4, 7 5 12, गुणे में 4/3 आया है और 22/7 भी आया है। 7 से तो कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, और यहाँ पर कटना तो चाहिए, 7 एकम 7, 5 5 बचा 54, 7 सत्ते 49, है ना, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, अब 51 बच गया क्या, कट नहीं रहा। तो 7 एकम 7 यार, कट नहीं रहा, मुश्किल है ये तो कहानी कुछ बन नहीं रही। प्रयुक्त तो टोटल होना चाहिए, अगर माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, चेक कर लें एक बार, चलो कर लेते हैं चेक, उसमें क्या है। अगर यहाँ 2 माइनस किया तो 7 आया, यहाँ पर 1 माइनस किया तो 1 आया, यहाँ पर 5 माइनस किया तो 2 आया। अब इसे हम क्या करेंगे, 4/3 और पाई का मान 22/7 रखें तो 7 से काट दो, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। अब ये 4 से गुणा हो जाएगा और 22 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ये 31 बचा, और यहाँ से ये 4 दूनी 88, और यहाँ पर बटे में 3 आ गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर सारी प्रोसेस कर दी, इसको सॉल्व कर दिया, ध्यान से देखना आप, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है, मैं प्लस कर दिया था गलती से। अब यहाँ पर जो है 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, फिर से वही काम होगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 जोड़ेंगे तो ये 8 8 4 12 की 2, 4 2 6 1 7 2, 27 28 आ जाएगा, है ना, 27 28 आ जाएगा।
इसका चलिए करते हैं फिर इसको, है ना। और पहले तो इसे हम मिटा ही देते हैं इतना, ये रुक जाओ 1 मिनट, इसको मिटा दिए। 27 28 आया है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास 27 28 आया, तो 27 और 28 में जब हम 3 का भाग करेंगे ना ये वाले का, तो देखो 3 नवा 27, 9 बार जाएगा, पूरा पूरा गया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 नवा 27 और 1 ऊपर बच गया क्योंकि 28 है, 1/3, यानी 909 सही 1/3 इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा। आप चाहे तो इसको गोले में ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो ठीक है, कैसे किया गया पता है ना। यहाँ पर देखो 4/3 पाई और r1³ माइनस r2³ फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये गोली को उसका त्रिज्या निकालना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लीजिएगा इसे, फिर से मैं समझा दूँ कहो तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट सवाल है और ये ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं भर भर के, और फिर आपको परेशानी होती है। यहाँ पर फार्मूला लगाना है 4/3 पाई ब्रैकेट में r1³ माइनस r2³, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाना है और 22/7 मान रखना है। r1 की त्रिज्या 9 हो जाएगी, r1 बराबर, और मोटाई घटा देना है तो r2 आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, मान रख देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये PDF चाहिए, PDF मिल जाएगी, सेव कर देंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगा लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर मैंने तीसरा क्वेश्चन, ये लो, ये आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करो, बताओ जल्दी से, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन में कहा यह गया है कि यदि 0 पॉइंट समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि 0.17 यानी 0.17y किसके बराबर दे रखा है, 10.2 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव था, इसीलिए यहाँ 1 0 बढ़ेगा। अब ये 17 से काट दो, 17 छक्का 102, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। समझ गए। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था यहाँ पर, और यहाँ पर 1 अंक के बाद, तो 1 0 जाहिर सी बात बढ़ेगा, तो यहाँ पर काट दो, कहानी ख़त्म, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो। यहाँ पर थोड़ा सा लगाने में तो दिक्कत होती है, लेकिन आपको आना चाहिए ना। चलिए ये लो आपकी स्क्रीन पर, ये लो, ये क्वेश्चन रहा, बताइएगा इसको जल्दी से बताओ। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा यदि पाई बराबर 22/7 मानिए। यानी वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की जो परिधि होती है, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाने की कोशिश करूँ, मान लो, चलिए एक वृत्त बनाते हैं, ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा होगा ना, ये वाली जो होती है ना, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो होता है, ये चारों वो जो बाउंड्री इसके दिख रही है, इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है, समझिएगा, ठीक है, जो वृत्त की परिधि होती है उसी के बारे में हम समझाएंगे, ठीक है भाई। तो समझिएगा, ये वृत्त की जो परिधि होगी उसको हम कहते हैं 2πr, वृत्त की परिधि को कहते हैं 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या है, क्योंकि वृत्त की परिधि 308 है, तो अगर 308 है तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, रेडियस यहीं से पता चल जाएगी कितना, 308 अगर रखेंगे तो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 22 एकम 22 और यहाँ पर 8 बचा, तो 22 चौको 88, 2 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r का इधर गुणा हो जाएगा, 49 हो जाएगी। यानी इस रेडियस इसकी कितनी आ गई, 49 हो गई। ये सही कटा है ना, सही कटा है। अब यहाँ पर 49 हो गई, तो उसने ये कहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो क्षेत्रफल देखो, ये जो इसकी त्रिज्या है ना ये वाली, वो त्रिज्या हमारे पास आ गई है 49। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर में रखेंगे हम। तो चलिए पाई आर स्क्वायर में रखते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि अब वृत्त का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर जो है अगर हम रखते हैं तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। तो पाई का मान तो 22/7 ही होता है, लेकिन स्क्वायर मतलब है तो 49 गुणे 49 करेंगे क्योंकि रेडियस 49 आई है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 गुणे 49 इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 9 छंग चौं, देखो 9 9 36 की 6, तो भाई 6 से तो हम कर नहीं सकते, सभी ऑप्शन में आ रहा है। 9 पना 45, 45 और 3 कितना होता है समझिएगा। 9 चौक 36 हासिल है 3, 9 पना 45, 3 48। अब 9 एकम 9 और 9 4 13। अब इसके बाद आपको करना है 4 से गुणा, 4 चौको 16 की 6। देखो एक बार रुक जाओ, तो इसे छोटा करते हैं ना, वरना आएगा नहीं। तो यहाँ पर 9 चौक 36 की 6, 9 पना 45 3, 9 पना 45 3 48, 9 एकम 9 4 13। अब इसके बाद यहाँ करेंगे 4 चौको 16 की 6, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1, 4 एकम 4 2 6 है ना। अब गुणा जोड़ दो इसको, तो 6 यहाँ आया, 8 6 14 की 4, इसके बाद 3 1 4 1 5, 6 1 7, यानी 75 46 इस प्रश्न का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना आपको। चलें अगले सवाल की ओर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं भाई प्यारे मित्रों। ये लो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको बताइएगा, है ना, इसको बताइएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से इसको जवाब दीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें कहा गया कि राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। चलिए कर लेते हैं इसे। भाई राम मान लो किसी वस्तु को 10% की छूट पर देता है और फिर भी उसे इतने % का लाभ होता है, समझ गए। तो अगर वो 10% की छूट पर देगा तो ये 90 की बेचेगा, फिर भी उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5 का, मतलब 100 से कितना प्रॉफिट हो रहा है ये देख लीजिए, है ना। तो उसने यदि वह इस अंकित मूल्य पर ही बेचता, समझ रहे हैं, तो उसे कितना लाभ होता। तो 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब तो 112.5 हो जाएगा कमा रहा है। तो अब उसने कहा यदि उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, कोई भी छूट ना देता, है ना, तो अगर कोई छूट ना देता तो 100 रुपये में ही बेचता, तो ये बताओ कितना प्रॉफिट होता, कितना प्रॉफिट होता, है ना, कितना प्रॉफिट होता ये बताना है। तो बताओ, ये बताओ अगर मान लो यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए, कोई भी छूट ना देता, 90 से कंपेयर किया जाए कि 10% की छूट देता है, तब उसे 12.5 का लाभ हो रहा है ना। तो अगर वो कोई छूट ही ना देता, वस्तु के अंकित मूल्य पर ही बेच देता, उसे 10% की छूट ही ना देता, तो फ़ायदा बताओ कितना होता। तो फ़ायदा कितना होता ये तो कर लेते हैं पहले, चलो देखते हैं कि कैसे होगा इसे, है ना, इसको देखते हैं कैसे होगा। छूट देने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कोई वस्तु जब 90 की बेच रहा है तो उसे 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5% का लाभ हुआ है जब वो वस्तु 90 की बेचा है, समझ गए। तो क्रय मूल्य निकाल लो इससे, तो क्रय मूल्य निकाल लो इसे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट हटा देंगे 90 से। अब 10% की छूट भी तो है, भी तो देखो, तो 12.5 का लाभ हुआ ना, 10% की छूट देता है और फिर भी उसे इतने का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि
यहाँ पर अगर हम 90% का 12.5 घटा दें तो यहाँ ऊपर कितना रहेगा 100 और नीचे 12.5 यानी 112.5 से करेंगे भाग, तभी तो ये हमारा CP आएगा। तो यहाँ पर जो है दशमलव अगर हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा आपका 200। और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, 5 पच्चम 25। अब इसे काटेंगे तो 25 चौको 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और 25 नैया 225, 9 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 का 8 में गुणा होगा, तो मतलब हमारा CP 80 रुपये था। CP 80 रुपये था, समझ गए। अब जब CP 80 रुपये था तो आपको पता होना चाहिए कि यदि वो छूट ना देता, तो उसको 100 में ही बेचना पड़ता। 90 की बेचा 10 की छूट देकर ना, अगर छूट ना देता अंकित मूल्य पर बेचता तो 100 में ही बेचता। तो अब उसे कितना फ़ायदा होता, 20 रुपये का फ़ायदा होता, और किससे होता, इस 80 से होता, समझ गए, इस 80 से होता। तो 0 से 0 कट गया, मतलब 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। समझ गए, नहीं समझे, बताएं फिर से, चलो देखो फिर से बताते हैं। देखो आना चाहिए समझ में, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब फिर आप मक्कार हैं, मक्कारी कर रहे हैं। फिर चलो बताते हैं, आपके लिए तो हम दोबारा बता देंगे भाई, क्यों परेशान हो। इसको इधर कर देते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए, अरे यार क्या ही यार, सफ़ा नहीं हो रहा ये। देखो अगर अभी अभी जुड़े हो तो लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को लाइक करो जल्दी से। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पूरे SSC CGL NTPC सब करवाएंगे आपको, है ना। चलो देखो, उसने कहा था यदि 10% की छूट पर बेचता है, इसका मतलब वो 90 भी बेच रहा है, और ये हमारा क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस। अगर इससे हम 12.5% का प्रॉफिट घटा दें तो क्या हमारा CP नहीं आएगा, आएगा। तो ऊपर हम 100 करते हैं और नीचे करते हैं कितना, 112.5। दशमलव अगर यहाँ से हटा दें, ऊपर एक जीरो बढ़ा दें तो कट जाएगा। अभी देखो इससे किससे कटेगा, 25 नैया कट जाएगा, और 25 से 8 बार में कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 10 बार में, और 10 से गुणा कराएंगे तो 80 रुपये आ जाएगा CP। और ये जो CP 80 रुपये आया है ना, अब उसने कहा यदि उसे 10% की छूट ना देता, यानी अब वो MRP पर ही बेचता, और MRP कितनी थी, 100 थी। तो यहाँ टोटल कितने का फ़ायदा हो रहा होता, 20 का, और किससे हो रहा होता, 80 से, परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर ये काटोगे तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 पचम 25 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अब समझ में आया। चलिए फिर आ गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते। कौन सा सवाल आपसे पूछा गया था वो देख लेते हैं। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया भाई साहब, यहाँ पर इसको भी कर लिया। इसको देखते हैं क्या है ये वाला प्रश्न। चलो ये लो, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। अब इसको तो आप करके बताओ भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। PQR एक कार्य को 40, 90 और 36 दिन में कर सकते हैं। मान लिया P ने एक काम को किया है 40 दिन में, Q ने एक काम को किया है 90 दिन में, और R ने एक काम किया है 36 दिन में। अब उन्होंने इतना काम किया है, फिर कह रहा P कार्य शुरू करता, तो पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना लिया जाए, एलसीएम कितना आएगा, 360 ही ले लो आप तो एलसीएम। चलो छोड़ो, 360 ले लेते हैं। 4 से डिवाइड करोगे 4 नहीं 36, 9 से करोगे 9 चौक 36, 36 से करोगे 10 बार में कटेगा। क्लियर। P कार्य शुरू करता है और Q 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन तक कार्य करता है। अरे वाह, क्या सवाल है। चलिए, उसने कहा भाई P शुरू कर रहा है कार्य
और P शुरू करता है लेकिन Q 7 दिन बाद जुड़ता है। इसका मतलब P ने जो है 7 दिनों तक तो कार्य कर लिया, 9 सते 63 काम खत्म, 63 काम तो खत्म। अब 7 दिन बाद अगर 63 काम खत्म हो गया है तो जो बचा है, अब उसके बाद जो है Q उसके साथ जुड़ा है 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जुड़ा, उसके साथ कार्य में शामिल होता है, ठीक है, 7 दिन बाद, लेकिन P तो कंटिन्यू कर रहा है। अब 8 दिन बाद शुरू से ये जुड़ता है, मतलब 1 दिन तक तो कार्य कर लिया होगा इन्होंने, 7 दिन बाद जुड़ा ना, 8वें दिन तो ये Q भी आ गया है ना, R भी आ गया है। तो ये बताओ यहाँ पर अगर हम 4 और 9 जोड़े तो 13 होता है हमारे हिसाब से, है ना, 13 होता है। और 13 की स्पीड से अगर वो 1 दिन काम करेंगे, 8वें दिन तो आ गया ना, 7वें दिन, 7 दिन बाद जुड़ता है, 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है, 7 दिन बाद। लेकिन R शुरुआत से 8 दिन बाद, मतलब 1 दिन काम चल गया है, तो मतलब 1 दिन अगर काम चल गया है तो 9 4 13 दोनों को जोड़ दो। इसका मतलब P और Q ने 13 काम 1 दिन में और ख़त्म कर लिया है, समझ गए। तो भैया यहाँ पर 8 दिन तो टोटल काम हो चुका, 8 दिन में कितना काम हो चुका, 3 3 6, 6 1 7, 76 काम हो चुका है। तो 360 में से 76 काम माइनस कर दीजिए, तो 10 में से देखो यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पर 284 काम शेष बच गया। अब उसने ये कहा है कि भाई बताओ R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो R कितने दिन तक काम किया। अब भैया शुरुआत से 8 दिन बाद जुड़ा ना, अब भैया 8 दिन बाद जुड़ा है तो 8वें दिन जो है तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे, मतलब 23 की स्पीड से काम हो रहा होगा। अब 23 की स्पीड से काम हो रहा होगा तो 284 को इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो R की वैल्यू पता चल जाएगी, समझ गए। तो भैया 284 को अगर हम करते हैं, समझिएगा, तो यहाँ पर 284 में 23 का करना है भाग, तो 23 एकम 23, यहाँ पर बचा कितना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 5 बचा, तो 5 23 से 2 बार में 23 दूनी 46, 46 तो 46 और यहाँ पर बच गया 4 4 8, ऊपर शेष नीचे आया 23, मतलब 12 सही 8/23 दिन ही R ने काम किया है। कितना अच्छा प्रश्न था ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था भाई, समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो कि आपको बताया गया, समझ में तो आया। चलो अगर एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कैसे किया गया, एक बार इसे रिपीट करेंगे, अच्छा सवाल है, दोबारा बताने योग्य है, ठीक है, दोबारा बताने योग्य है, इसीलिए इस सवाल को रिपीट ज़रूर करेंगे, ठीक है, रिपीट करेंगे। तो इसको ध्यान से समझना, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर आपकी खोपड़ी खाते हैं और आप इसको कर नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चलिए इसको हम बताते हैं भाई कैसे होना है, दोबारा एक क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा प्रश्न बताएंगे तो कैसे होगा। चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले उसने ये कहा कि P ने काम किया है 40 दिन तक, चलो मान लिए। इसके बाद जो है Q ने जो किया है वो काम किया है 90 दिनों तक। इसके बाद जो आपका R है उन्होंने काम किया है 36 दिन तक। तो ये तीनों का जो एलसीएम आने वाला है ना वो कितना आने वाला है, 360 आने वाला है। 40 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 से 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 60 से 36 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तीनों की क्षमताएं निकाल ली हमने, तीनों की क्षमताएं पता चल गई हैं। तो अब हमको क्या करना है कि तीनों की जब क्षमता पता चल गई तो अब ये बताओ कि इनकी कंडीशंस को कैसे फॉलो करना है। तो जो कंडीशंस हैं उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, कंडीशंस के अनुसार चलते हैं हम लोग, ठीक है, कंडीशंस के अनुसार। तो कंडीशंस क्या कह रही हैं कि भैया P कार्य शुरू करता है, P तो कंटिन्यू करता ही रहता है, और 7 दिन बाद उसके साथ कौन आता है, Q आता है। लेकिन यहाँ पर ये बताओ क्या P और यहाँ पर P प्लस Q करेंगे, फिर P प्लस Q करेंगे, और फिर कुछ दिन बाद P प्लस Q प्लस R तीनों करेंगे। तो पहले P 7 दिन तक कर लेता है और 7 दिन तक करता है। अगर P की स्पीड 9 है तो 9 की स्पीड से 7 दिन में कितना काम कर देगा, 63, क्योंकि 9 7 63 होता है।
अब ये बताओ उसने आगे क्या कहा है, 7 दिन बाद कार्य में कौन शामिल हो रहा है, क्यू शामिल हो रहा है। तो अब 7 दिन बाद जब 8वें दिन कौन आ रहा है, आर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पी ने काम एक दिन बाद ही तो तीनों जुड़ गए हैं साथ में। तो एक दिन का पी का काम 9 है और क्यू का काम क्या है, 4 है। तो ये बताओ हमारे साथ यहाँ 7 दिन तक ने किया पी ने, और आठवें दिन यानी एक दिन का काम पी क्यू का, यानी ये 8वां दिन है। और 8वां दिन जो है वो पी और क्यू साथ में कर रहे हैं, जबकि 13 काम हो चुका है। अब ये बताओ 13 काम ये हो चुका है और 63 काम ये हो चुका है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 76 काम हो चुका है। अब 8वें दिन के बाद यानी 9वें दिन जो कार्य करेंगे वो तीनों एक साथ करेंगे, यानी 9 की स्पीड से ये करेगा, 4 की स्पीड से ये करेगा, 10 की स्पीड से ये करेगा। तो तीनों की क्षमताएं जब जुड़ेंगी तो वो 23 हो जाएगा। अब ये बताओ 76 काम अगर हम 360 में से घटाते हैं तो 284 बचता है। अब 284 को अगर हम 23 से डिनोट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर ने कितने दिन तक काम किया है पी और क्यू के साथ। तो 23 से अगर डिवाइड करते हैं तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और 8 शेष बच जाएगा, नीचे 23 आएगा। तो 12 सही 8/23 दिन क्यू ने मतलब आर ने इनके साथ काम किया है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, चलिए अगला सवाल क्या है, 8वें सवाल की ओर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर 8वें सवाल की ओर बात कर लें। अगला सवाल तो हमने यहाँ तक करवा दिया आपको, और ये हमारा ये भी हो गया एक समय कार्य का। अब ये वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपका भिन्न का सवाल आया है, एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब एनटीपीसी और यूपी पुलिस एसआई वगैरह के प्रश्न हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है। तो बताइए इनका मान क्या होगा, यानी भाई k की वैल्यू बतानी है। तो भैया सबसे पहले सबसे बड़ी निकालो, इनमें से आरोही क्रम में इनको सजाना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, है ना। तो सबसे छोटी फिर उस मतलब सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी पहले रखो। तो सबसे छोटी अगर हमने बात करें तो पहले एलसीएम ले लो किसका, 4 3 5 8 4 का एलसीएम क्या आएगा। तो अगर बात करें तो 45 40 120 आएगा क्या, 120 अगर एलसीएम है तो 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से कहेंगे तो 4 3 12 यानी 30 आ जाएगी पहली संख्या। अगर हम 2/3 निकालें इसका 120 का, 2/3 निकालते हैं तो 2/3 निकालते हैं तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 मतलब 80 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 4/5 निकालते हैं 120 का, तो 120 का अगर हम 4/5 निकालते हैं, एलसीएम लिया है तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 24 पंच 120 होता है ना। तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 चौको 96, है ना, 24 चौको 96 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसका 5/8 निकालते हैं तो 8 15 8 120 15 आएगा। अब 15 5 75 आ जाएगा। अगर इसका हम निकालते हैं 3/4 तो 4 3 12 30, 3 3 9 90 आ जाएगा। अब ये बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30 ही है। तो 30 ये हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 96। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, k है, उसने कह दिया, है ना, क्या है, k है। तो यहाँ पर अब ये बताओ 30 किससे आया है, 1/4 से आया है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 1/4 सबसे छोटी है। और 96 किससे आया है, 96 तीसरे वाले से आया है, मतलब 4/5 से आया है। तो 4/5 से आया है, इसका मतलब 4/5 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो अभी हमको पता चल गया। तो जब हमको पता चल गया तो हम इनको सबको मिटा देते हैं, अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको इनकी अब ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारी ज़रूरत थी वो हमको मिल गया है। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1/4, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4/5। ये लो, ये यहाँ 4 से 4 कट गया, मतलब हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1/5। गुणनफल पूछा था ना, गुणनफल k है। तो अब यहाँ पर 1/k तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1/k है, और 1/k प्लस में 4। अब यहाँ पर ये पूछा है और इनटू में पूछा है कि 1/k माइनस में 2 पूछा है। तो यहाँ जब 5 रखेंगे ऊपर जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे ऊपर जाएगा, 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 9 त्रिक 27 इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आया कि नहीं।
पहले आपको इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता करनी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता हो जाए तो फिर के की जगह दोनों को गुणा करा लेना, के का मान आ जाएगा, के की जगह वैल्यू रख दो तो के की वैल्यू आए 1/5 आ जा रही है, तो के की जगह 1/5 रखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 4 9 होगा। इसमें 1/5 रखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10 की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, जब तक लाइक कर दो वीडियो को। यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए ये लो आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया। यहाँ पर जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दो, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से बोलें। ये लो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। y बराबर दिया है √6। देखो √6 में इसमें 3 नीचे दिया है, माइनस का 4 दिया है y की वैल्यू। अब तुमसे पूछा है कि y³ + 12 y स्क्वायर यह क्या होगा। तो देखो इसको करने के लिए तो आसान तरीका, जब भी ऐसा आता है ना करनी में, तो ये जो √6 है ना उसका मतलब ही 1/3 है और माइनस में 4, समझ गए। तो इस जब y की जगह रखेंगे इसको ना, कितना 6 की पावर 1/4 - 4, इसको y की जगह तो ये क्यूब हो जाएगा। जब क्यूब हो जाएगा तो ये a³ - b³ लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, चलते हैं करते हैं, तरीका ढूंढते हैं। अगर इसे हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, स्क्वायर भी होगा, है ना। तो ये y³ का एक गुणनखंड बन रहा है। अगर इसका गुणनखंड हमको मिल जाए तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो गुणनखंड करने के लिए अगर इसमें 0 आता है कोई वैल्यू, y की वैल्यू रखने पर अगर 1 रखते हैं तो 0 तो आएगा नहीं, 2 रखते -1 रखते हैं तो -1 रखेंगे तो ये माइनस का 12 होगा, माइनस का 48, ये प्लस का होगा, प्लस में 100 होगा। तो यहाँ पर तो कभी ये 0 हो नहीं सकता। अगर 2 रखते हैं माइनस का, तो माइनस का 2 रखते हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा, फिर यह प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का 48 48 दूनी 96 हो जाएगा, है ना। माइनस का समझ गए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, माइनस का 96 हो जाएगा और प्लस में 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए इन दोनों को जोड़ा जाए 124 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 104 ही हो रहा है। तो यहाँ पर इससे भी नहीं आ रहा, -2 से भी नहीं आ रहा है। अब -1 से तो आएगा ही नहीं कतई, है ना। तो अगर हम -3 रखते हैं तो -3 रखते हैं तो माइनस का 27 आ रहा है। यहाँ रखते हैं तो प्लस 12 36 आ जाएगा, नहीं 3 है ना, 3 3 को 9, 12 नहीं है 108 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ गलत तो नहीं कर रहे थे, अगर 2 रख रहे थे 2 दूनी 4 बार 4 48, कुछ रुक जाओ गड़बड़ कर रहे थे, 2 रख दो पहले फिर से एक बार 2 रख के देखते हैं पहले फिर से, है ना। तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 2 रख 4 बार 4 48 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 48 दूनी 96 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 148 अब बन रहा है, अब तो और ज़्यादा बन रहा है तो यहाँ पर ये जब और ज़्यादा बन रहा है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मली करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये सवाल जो है आएगा नहीं आपके पेपर में, क्योंकि आप SSC CGL का सवाल है, लेकिन हम बताएंगे, परेशान मत होइए। गोला हट नहीं रहा, अरे यार गोला हट नहीं रहा, क्या समस्या हो गई, रुक जाओ, हटेगा गोला, असल में यहाँ पर ये अड़ गया है। चलो ठीक है, छोड़ना हटन दो। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई गुणनखंड कैसे बनेगा, -3 रख के अभी देखा मैंने, -27 -3 रखेंगे तो 9, 12 नहीं है 108, और यहाँ पर -3 किया तो 3 8 24, 3 को 12, 2 14, 144 प्लस में 100, 7 4 11 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर -4 भी रखते हैं तो बनेगा नहीं। एक काम कर लेना आप, ये वैल्यू यहीं रख देना भाई, ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हो सकता है इतनी चीज़ें आ जाए, कट जाए कुछ। तो अगर यहाँ 6 रखते हैं तो ये 3 तो क्यूब वाला फार्मूला बनेगा, देख लेना जैसा भी हो।
इसको हम बाद में करवा देंगे क्योंकि टाइम इतना व्यतीत नहीं करना, टाइम है नहीं अपने पास, है ना। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, बाद में लास्ट में कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट रहेगा आज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं स्क्रीन पर कोई अच्छा सा मिल जाए, ये कैसा है, ये सही नहीं है, आगे चल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, ये सही नहीं है, ये सवाल आपके लिए, चलो इसको कर लो, ये लो, ये वाला सवाल कर लो आप, है ना। कह रहा है यदि 56/14 गुणे 2 की पावर 2 - 12 गुणे 6 भागे 3 + 10 बराबर जेड है तो जेड की वैल्यू बताएं। क्या है, क्या ही है सवाल में, आराम से हो सकता है इसे। अब सबसे पहले बॉडमॉस कहता है कि भाग करो, तो यहाँ पर भाग करेंगे 14 × 56 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 ही है, ये -12, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा 2 और प्लस में 10। अब यहाँ पर ही बताओ 4 चौको 16, -12 तो नहीं है 24 प्लस में 10 कितना हो गया, ये 26, 26 में 24 गया तो कितना बचा 2, आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है, समझ गए आप, क्लियर है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, कहीं से यहाँ से उठा लेते हैं, ये लो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है और आपको बताना है, आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। तो भाई 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग, 2 अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल बताओ। भाई 2 अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग, मान लो 2 अंक की संख्या है तो x + y होगी, तो पहले यहाँ पर इकाई होगा फिर दहाई होगा, तो यहाँ पर अगर 10x + y मान लिया जाए, इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या हो गई, इसका 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से, उस संख्या के आधे से, है ना, उस संख्या के आधे से, यानी 10x + y के आधे से क्या है, 15 कम है, 15 कम है, मतलब दोनों का अंतर दिया है, समझ गए। तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 10 दूनी 20x प्लस में 2y, 7 का इधर हो जाएगा 70x प्लस में 7y। डिफरेंट अगर निकालते हैं तो 20 इधर जाएगा 7 इधर आएगा, है ना। दोनों का अंतर क्या होगा ये बताना है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि भैया 15 कम है, तो ये बताओ 70 में से 20 गया और 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 में 20 जाएगा तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 50x, और यहाँ से 2 घटेगा तो ये आएगा 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आने वाला है। तो भैया x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और y की वैल्यू अगर निकालें तो x और y की वैल्यू अगर 1/10 आ जाएगी, है ना। चलो अब उसने कहा 2 अंकों वाली संख्या का मान बताओ, 2 अंकों वाली संख्या का मान बताओ, है ना। तो 2 अंकों वाली उस संख्या का योगफल क्या होगा, योगफल पूछे। तो चलिए बताते हैं भाई, अगर योगफल पूछा है तो आप योगफल कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से, है ना, तो इस हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर जो प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर कुछ अजीब सो गरीब दिख रहा है ना। देखिए इसमें जो प्रश्न है वो कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या, है ना, 2 अंकों की एक संख्या है कोई, उसका 1/7वां भाग,
उस संख्या के आधे से 15 कम है। उस संख्या के आधे से 15 कम है, गेस लगाइए। तो अगर हम संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास 14 थी, उसका 1/7वां भाग करेंगे, 1/7 तो कितना आ जाएगा, 1/7वां भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसको आधे से 15 35 अगर लेते हैं, 1/7वां करते हैं तो 7×5 = 35। उस संख्या के आधे से, तो आधा तो इसका होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 28 लेते हैं, इसका 1/7वां करते हैं तो 4 आएगा। अब कह रहा उस 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। उस संख्या के आधे से 15 कम है। क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 15 कम तो आ नहीं रहा, 15 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 8×13 की 3 और 2 1 3 1 4 43 से ऐसे कुछ 43 2 अगर इसमें 15 और जोड़ते हैं, 5 3 8 4 5 58 कुछ ऐसे ही 35-37 बनेगा, देख लेना, है ना। जिनके अंकों का योग 6 आ रहा हो, ऐसी संख्या कुछ आपको ढूंढना है। तो ऐसी संख्या ढूंढने पर ही आएगी, वैसे नहीं आप कर पाएंगे क्योंकि दिक्कत करेगी आपको, है ना। गोला इतना बड़ा हो गया कि अब मिटेगा भी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम 42 लें, 1/7वां निकालें तो 7×42, आधा करें तो 21। क्या इससे 15 कम है? बिल्कुल सही है, 15 ही कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मतलब वो संख्या हमारे पास 42 होगी। समझ गए, 42 होगी, ये ध्यान देना। ठीक, चलो अब इसे करेंगे कैसे, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसको हम बाद में समझा देंगे आपको। अगर चाहिए तो आप वही इकाई दहाई वाला रूल मान लो कि भाई 10x है, क्या है 10x है प्लस y है, इसका 1/7 निकालो, फिर उस संख्या का निकालो। चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने गेस कर दिया कि 42 आएगा इसका जो संख्या होगी, और तभी इसके अंकों का योग 6 होना है ना। देखो जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पर 10x + y मान लिया है, तो उस इसका 7वां है। अब उस संख्या का x + y का आधा से 15 कम है। तो अगर ये करते हैं तो ये 20x आएगा, यहाँ पर 2y आएगा, फिर इधर 7x होगा, 7y आएगा। अब इसको डिफरेंट करोगे आप तो डिफरेंट में क्या आने वाला है, यहाँ पर तो 7 घटाओगे तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा। नहीं, 7 घटाएंगे तो 13 ही तो आएगा, है ना। 13x आएगा। और यहाँ पर आप अगर घटाते हो क्या 2, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा, 5y आएगा। तो यहाँ पर अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से ध्यान से देख लेना अपना जैसा हो। उस संख्या का 15 कम है अंतर। यार अंतर तो तुमने निकाला ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अंतर तो निकालो। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है उसके अंतर के बराबर दिया है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 10x होगा। तो यहाँ पर इन दोनों घटाओगे ना, घटाओगे, घटा दो। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, 20x तो यहाँ आ गया, प्लस 2y बराबर 7×7=70x प्लस 7y। 70 में से 20 गए तो 50x, यहाँ के माइनस का 5y बराबर 15। अब यहाँ से 5 तो कॉमन ले सकते हो ना, तो 5 जब कॉमन लोगे तो 15 5 3 15 3 कट जाएगा, 10 - y बराबर 3, 10 - y बराबर 3। और उधर x टोटल कितना दिया है, 10x + y संख्या, तो उसके बराबर में कोई संख्या तो मानना पड़ेगा ना। तो 10x + y बराबर 15, तो x - y 15 कम आधे से, हाँ तो 4 और 3 है, 4 और 2 आ जाएगा, सही बात है। चलो ऐसे भी कर लो, लेकिन ये लेंदी है इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, ठीक है ना। अब ये ऐसे मत करना वरना आप फिर बेकार है, आपको गेस करना पड़ेगा, इस ऐसे सवालों को गेस करके ही लगाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, बस आज इतना ही रखेंगे। आप एक आज का होमवर्क देख लो, कल आपके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाई जाएगी, आप आज देख लीजिए। एक आपके लिए होमवर्क है,
और ये रहा आपका होमवर्क। ये तो हो गया है, इसको हटा देते हैं। हम्म, अगला सवाल इस स्क्रीन पर या पेज पर अगले देते हैं आपको। और ये तो हो गया था जो करवाए थे शुरू में। यहाँ पर जो है हम सवाल देंगे आपको। चलिए कहाँ गया ये वाला। चलो ये वाला, ये आपका होमवर्क है। ये लो, ये लो, ये तो आप कर लेना। अब तो ना कहना कि नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पूरी स्क्रीन पर ही कर देते हैं। ये लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना इसको। आपका होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका आंसर आना चाहिए, आंसर तो दिया है लेकिन आपको करना है, सोल्यूशन भेजना है। ठीक है, किस नंबर पे भेजोगे? 9696 094 308, इस पर भेज देना आप इसका सोल्यूशन। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय बाय।